आज हम पढ़ते हैं स्टेट और यूनियन टेरिटरी, जो हमारा पार्ट 1 था। शेड्यूल हमने 1 पढ़ा था, उसमें यूनियन और टेरिटरीज के बारे में चर्चाएं थी। तो आज हम उस पार्ट 1 के बारे में, जो आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 4 तक की जानकारी है, वो पढ़ेंगे। ठीक है साहब। अब हम सबसे पहले अपना क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 छत्तीसगढ़ PCS ने 2023 में पूछा आपसे। इन्होंने पूछा, इंडिया में अभी 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। चलिए साहब, ये बिल्कुल सही बात है। हमारे यहाँ पे अभी 28 स्टेट्स हैं अपने और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। अब ऑप्शन नंबर 2 को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। इन्होंने कहा इंडिया एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है और यहाँ ये सोवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है और पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। देखो, यहाँ पे इन्होंने 3 चीज़ों को मिक्स किया है। ये जो सबसे पहली चीज़ आपको दिखी है कि यूनियन ऑफ स्टेट, ये जो यूनियन ऑफ स्टेट है ये आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है कि इंडिया क्या होगा, एक यूनियन ऑफ स्टेट होगा। तो इन्होंने सबसे पहले तो एक आर्टिकल जोड़ा इसमें। और ये जो सोवरन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, ये प्रियम्बल में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है? प्रियम्बल में। प्रियम्बल का मैंने एक आपको कीवर्ड भी बताया था, क्या था प्रियम्बल का कीवर्ड? VC, वीडियो कॉन्फ्रेंस की जाएगी कूलर में बैठ करके, और किसके द्वारा? डॉक्टर्स के द्वारा। तो V से क्या बनेगा? सोवरन। C से क्या बनेगा? सोशलिस्ट। कूलर से क्या बनेगा? सेक्युलर। और D, डॉक्टर में DR से क्या बनेगा? D से डेमोक्रेटिक और R से रिपब्लिक। वही बात लिखी हुई है। और हमारी गवर्नमेंट का सिस्टम कैसा है? हमारी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है। तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन नंबर 2 भी। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? बोथ 1 और 2 आंसर इसका बनेगा। तो इन्होंने ऑप्शन नंबर 2 को जब बनाया, उसमें एक आर्टिकल को भी जोड़ा, उसमें एक प्रियम्बल को भी जोड़ा, और उसी के साथ साथ इन्होंने हमारे जो गवर्नमेंट का सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, उसको भी ऐड कर दिया। तो यह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 इस तरीके से कंप्लीट हुआ। और क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं अब। इन्होंने कहा है, बाई विच नेम इज आवर कंट्री मैंशनड इन कॉन्स्टिट्यूशन? क्या नाम लिखा हुआ है हमारे देश का? तो जब हम आर्टिकल 1 को पढ़ेंगे, जब हम किसको पढ़ेंगे? आर्टिकल 1 को पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हमें पता चलेगा कि 2 नाम लिखे हुए हैं वहाँ पे। क्या लिखा हुआ है? नंबर 1 तो लिखा हुआ है भारत। क्या लिखा हुआ है? भारत। और नंबर 2 क्या लिखा हुआ है? इंडिया। तो वहाँ पे ऐसे करके लिखा हुआ है, भारत डेट इज इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो भारत एंड इंडिया लिखा हुआ है वहाँ पे, ना केवल भारत लिखा हुआ है, ना हिंदुस्तान लिखा हुआ है। क्लियर कट बात समझ आ गई? ये किसने पूछा था? ये राजस्थान PCS ने हमसे 2003 में क्वेश्चन पूछा था। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है उसको आराम से पढ़िएगा कि आर्टिकल 1 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो डिफाइन करता है नेम और टेरिटरी ऑफ द यूनियन को। वहाँ पे क्या लिखा हुआ है? इंडिया डेट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। क्लियर कट समझ आ गया? भारत जो कि इंडिया है और इंडिया जो कि भारत है, एक यूनियन का होगी स्टेट्स की, स्टेट्स मिल करके रहेंगी वहाँ पे। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक एक कीवर्ड को आराम से समझाऊंगा, एक एक कीवर्ड को आराम से समझना है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 समझिए। ये कह रहे हैं कि आर्टिकल 1 जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 1 है, उसके थ्रू इंडिया क्या है? इन्होंने हमको पता है कि आर्टिकल्स में क्या लिखा हुआ है? यूनियन ऑफ स्टेट। तो आंसर बनेगा D, यूनियन ऑफ स्टेट। अब देखो, इसमें 4 आपको टर्म्स दी गई हैं और चारों का मतलब अलग अलग है। सबसे पहली ऑप्शन नंबर 1 लिखा हुआ है ग्रुप ऑफ स्टेट। क्या स्टेट्स का कोई ग्रुप है कि भाई एक ग्रुप में हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश रहेंगे और दूसरे ग्रुप में झारखंड, मध्य प्रदेश और बिहार रहेंगे? जी नहीं। हर एक स्टेट दूसरे स्टेट से अलग है, स्वतंत्र है। हर स्टेट का एक अलग सीएम होता है, कोई ग्रुपिज्म थोड़ी ना स्टेट्स में। तो ये ग्रुप ऑफ स्टेट नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ फेडरेशन ऑफ स्टेट। अब ये जो फेडरेशन होती है, फेडरेशन में क्या होता है? एक सेंटर होता है, उसके चारों तरफ स्टेट्स होती हैं, और वो सेंटर से स्टेट्स वो जो सेंटर होता है वो स्टेट से मिलकर के बना होता है। फेडरेशन मतलब एक ग्रुप होता है स्टेट्स का जो कि एक सेंटर बनाता है। क्या इंडिया में ऐसा है? जी नहीं। हम फेडरेशन नहीं है, फेडरलिज्म तो है लेकिन फेडरेशन स्टेट्स की हम नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 कॉन्फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। क्या हम यूनियन से अलग होकर के स्टेट्स बने हैं? ऐसा भी नहीं है। कॉन्फेडरेशन कैसे हो गए हम लोग? तो हम क्या हैं? यूनियन ऑफ स्टेट्स। स्टेट्स का अपना वजूद है, यूनियन का अपना अलग वजूद है। दिल्ली सरकार अलग है, बिहार की सरकार अलग है, और उन दोनों में सामंजस्य बैठाने के लिए किस टर्म का यूज किया जाता है? फेडरलिज्म का। किसका? फेडरलिज्म का। समझ आ गई बात? तो क्वेश्चन नंबर 3 काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। आपको एक एक चीज़ समझ आ गई होगी। ना तो हम कॉन्फेडरेशन है, ना फेडरेशन है, ना ग्रुप है। हम क्या हैं? यूनियन ऑफ स्टेट्स हैं। चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा गया है कि इंडिया की पार्लियामेंट के पास पावर है,
किसके पास पावर है? भारत की पार्लियामेंट के पास पावर है। वो चाहे तो एक नया स्टेट बना सकती है। कौन से आर्टिकल के थ्रू? अब देखिए कौन से आर्टिकल के थ्रू? आर्टिकल नंबर 3 के थ्रू। अब आर्टिकल नंबर 3 में और आर्टिकल नंबर 2 में ना बहुत छोटा सा डिफरेंस है। आर्टिकल 1 तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया था कि आर्टिकल 1 में क्या लिखा हुआ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो यूनियन ऑफ स्टेट्स आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 2 क्या कहता है? आर्टिकल 2 कहता है, आर्टिकल 2 में कहा जाता है कि भाई हम नया स्टेट बना सकती है पार्लियामेंट। क्या बना सकती है? नया स्टेट। लेकिन ये नया स्टेट वो होगा जो अभी अस्तित्व में नहीं है, जिसका कोई वजूद नहीं है। अब देखिए समझिए इस चीज़ को। अगर हमें एक ऐसा स्टेट बनाना है जिसका कोई वजूद ही नहीं है तो हम किसके थ्रू बनाएंगे? आर्टिकल 2 के थ्रू। लेकिन अगर हमें आर्टिकल 3 यूज करना है तो आर्टिकल 3 में क्या होगा? ऑलरेडी जो एग्जिस्टेड स्टेट्स हैं, जैसे हमने झारखंड बनाया तो हमने बिहार को तोड़ करके झारखंड बनाया एक नया। तो बिहार से हिस्सा लेकर के अगर हम एक नया स्टेट बनाते हैं, ऑलरेडी एक एग्जिस्टेड स्टेट है इंडिया का बिहार, उससे हमने झारखंड बनाया, तो क्या करेंगे हम? उससे एग्जिस्टेड स्टेट से हिस्सा लेकर के दूसरा स्टेट क्रिएट कर रहे हैं, तो हम किस में करेंगे? आर्टिकल नंबर 3 में करेंगे। और आर्टिकल नंबर 2 क्या बोलता है कि नया स्टेट तो बना सकते हैं आप, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, यानी कि नया करना पड़ेगा। और आर्टिकल 3 में क्या होती है? फॉर्मेशन। आर्टिकल 3 में क्या होती है? फॉर्मेशन। फॉर्मेशन किसकी? एग्जिस्टेड स्टेट्स की। एग्जिस्टेड स्टेट में से जो फॉर्म करोगे आप, वो क्या हो जाएगा? आर्टिकल 3 में आएगा। आर्टिकल नंबर 4 क्या बोलता है? आर्टिकल नंबर 4 बोलता है कि इस तरीके से बनाए गए कानून को आप क्या मानेंगे? इसको माना जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। किसके अंडर? आर्टिकल 368 में जो अमेंडमेंट लिखे हुए हैं उसके अंडर इसको अमेंडमेंट माना जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्लियर कट समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको कहा जा रहा है कि एक नया स्टेट कर्व करने के लिए, एक नया स्टेट बनाने की पावर किसके पास होनी चाहिए? देखो, एक नया स्टेट बनाने की पावर ऑब्वियस सी बात है किसके पास होगी? पार्लियामेंट के पास होगी। ना तो हम खाली लोकसभा को यह अधिकार दे सकते हैं कि भाई साहब आप एक नया स्टेट बना दीजिए, ना खाली राज्यसभा को दे सकते हैं। हम किसको देंगे? पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट किन 3 चीज़ों से मिलकर के बनती है? पार्लियामेंट 3 चीज़ों से मिलकर के बनती है। नंबर 1 में कौन होते हैं? हमारे प्रेसिडेंट साहब। कौन होते हैं? प्रेसिडेंट साहब। नंबर 2 में कौन होते हैं? लोकसभा। और नंबर 3 में कौन होता है? राज्यसभा। तो इन तीनों से मिलकर के क्या बनती है? पार्लियामेंट। ऑप्शन नंबर 2 को पढ़िए। इसमें लिखा हुआ है कि क्या ये प्रेसिडेंट साहब को दिया जा सकता है अधिकार? जी नहीं। हम खाली प्रेसिडेंट को इतनी पावर नहीं दे सकते कि वो नई स्टेट बना दे। क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ये अधिकार दिए जा सकते हैं कि वो नया स्टेट बना दे? जी नहीं। क्यों? क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या हो जाएगी? एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव्स को हम इतने अधिकार नहीं दे सकते। तो एग्जीक्यूटिव्स को भी नहीं दे सकते, प्रेसिडेंट साहब को भी नहीं दे सकते, तो हम किसको देंगे? पार्लियामेंट को। सिंपल सीधी क्वेश्चन है। किसके पास है नया स्टेट बनाने की पावर? पार्लियामेंट के पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 का एक्सप्लेनेशन है इसको आप चाहे तो एक बार रीड कर सकते हैं, आपको क्लियर कट समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है कि किसके पास किसको एम्पावर किया गया है जो किसी स्टेट की बाउंड्री को बदल सके, एल्टर कर सके बाउंड्रीज को। बाउंड्रीज एल्टर का मतलब होता है बाउंड्रीज को बदल के एक नया स्टेट बना सके। ऑब्वियस सी बात है पार्लियामेंट। अब इसके बाकी ऑप्शंस देखिए। लोकसभा क्यों नहीं होगी? क्योंकि लोकसभा नैरो हो गई। क्या हो गई? लोकसभा नैरो टर्म हो गई, खाली लोकसभा को नहीं दिया जा सकता। पार्लियामेंट क्या हो गई? अपने आप में ब्रॉड टर्म हो गई। भाई लोकसभा से तो बड़ी है पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट में राज्यसभा भी तो आती है। क्या ये अधिकार हम सिर्फ प्रेसिडेंट साहब को दे सकते हैं? जी नहीं। क्या ये अधिकार हम सुप्रीम कोर्ट के पास दे सकते हैं? जी नहीं। सुप्रीम कोर्ट कैसे बनाएगा भाई? सोचने वाली बात है। इलॉजिकल ऑप्शंस लिखे हुए हैं। तो हम किस में बनाएंगे? पार्लियामेंट के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि ये एग्जीक्यूटिव पावर जो है एक स्टेट को एडमिट करने की, देखो एडमिट करने की किसके पास होगी? ऑब्वियस सी बात है पार्लियामेंट के पास होगी। ना वो लोकसभा के पास होगी, ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होगी, ना ही पॉलिटिकल पार्टीज के पास होगी। ऑप्शन नंबर सी को देखो आप, लिखा हुआ है पॉलिटिकल पार्टीज क्या एक नया स्टेट बना सकती हैं? अरे अगर ऐसा कोई अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू दे दिया जाए तो हजारों पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कई हजार स्टेट्स होंगे इंडिया में। तो ये तो ऑप्शन ही गलत है, बिल्कुल इलॉजिकल ऑप्शन लिखा हुआ है ऑप्शन नंबर 3 को, तो देखते ही काट देना है। सेंट्रल गवर्नमेंट भाई अपने हिसाब से स्टेट फॉर्मेशन करनी शुरू कर देगी। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब क्या है यहाँ पे? यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का सीधा सीधा मतलब लिखा हुआ है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स।
और क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ही तो है। और सेंट्रल गवर्नमेंट को और क्या बोला जाएगा, एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव को तो ये अधिकार नहीं दिया जाएगा भाई, लेजिस्लेचर को ये अधिकार दिया जाएगा। अच्छा, अब मैंने 2 कीवर्ड बताए थे आपको। अगर आपको फॉर्मेशन करनी है, अगर आपको क्या करनी है, फॉर्मेशन करनी है, तो आप किस में जाएंगे, नया स्टेट को अगर आपको फॉर्मेशन करनी है तो आप जाएंगे आर्टिकल नंबर किसके पास, अगर आपको फॉर्मेशन करनी है तो किसके पास जाएंगे, आर्टिकल नंबर 3 के पास। और अगर आपको इस्टेब्लिश करना है या एडमिट करना है किसी नए स्टेट को, 2 वर्ड ध्यान देना, इस्टेब्लिश या एडमिट, तो आप किस में जाएंगे, आर्टिकल नंबर 2 के पास। तो आर्टिकल नंबर 2 और आर्टिकल नंबर 3 में यही बेसिक डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर 8 यूपीपीसीएस ने 1990 में पूछा था। पावर टू इंक्लूड और एडमिट एनी स्टेट, इंक्लूड या एडमिट, एडमिट किस कौन सी आर्टिकल में आता है, आर्टिकल नंबर 2 में एडमिट वर्ड आता है। किसके पास होगी ये पावर एडमिट करने की, पार्लियामेंट। क्या ये प्राइम मिनिस्टर जी को पावर दी जा सकती है, बिल्कुल नहीं दी जा सकती, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर खुद एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है। क्या ये पावर सुप्रीम कोर्ट के पास दी जा सकती है, बिल्कुल नहीं दी जा सकती। क्या ये पावर प्रेसिडेंट साहब को दी जा सकती है, बिल्कुल नहीं दी जा सकती। तो स्टेट्स को एडमिट करने की पावर किसके पास होगी, पार्लियामेंट के पास। ये 1990, 2013, 14, 2015 हर साल कुछ ना कुछ पूछा जा रहा है इस चीज़ से। अब हम बात करते हैं, यूपीपीसीएस ने 2011 में क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन नंबर 9, बहुत अच्छी बात है। इन्होंने पूछा कि फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स को लेकर के क्या चीज़ है जो सही नहीं है, यानी कि 3 ऑप्शन सही है और चौथा गलत है। अब हम ऑप्शन वाइज ऑप्शन की बात करते हैं, और इस ऑप्शन को बहुत अच्छे से समझ लेना, आपका काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रुक करके समझना। ऑप्शन नंबर 1 में क्या पूछा गया है, पार्लियामेंट में बाय लॉ फॉर्म अ न्यू स्टेट, पार्लियामेंट कानून के द्वारा एक नई स्टेट बना सकती है। बिल्कुल सही बात है, यही तो हम पढ़ते आ रहे हैं पीछे कि पार्लियामेंट ही तो बनाएगी। चलिए साहब, ऑप्शन नंबर 2, सच लॉ शैल कंटेन प्रोविजंस फॉर द अमेंडमेंट ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल एंड फोर्थ शेड्यूल। अब देखो यहाँ पे आपको लगेगा कि भाई ये फर्स्ट शेड्यूल तो ठीक है, भाई एक नया स्टेट बनाया तो आपको उसका नाम लिखना पड़ेगा, और स्टेट्स के नाम कौन से शेड्यूल में लिखे गए हैं, फर्स्ट शेड्यूल में। लेकिन अगर कोई एक नया स्टेट बनाना है तो हमें फोर्थ शेड्यूल को क्यों अमेंड करना पड़ेगा। देखो, जब मैंने शेड्यूल्स पढ़ाए थे आपको, तो हमने पढ़ा था कि राज्यसभा की जो सीट्स हैं, सीट्स का एलोकेशन किस में होता है, शेड्यूल 4 में। अब मेरे को एक छोटी सी एक एग्जांपल समझिए। एग्जांपल है आपका, जैसे उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में हमने आपकी 31 राज्यसभा की सीट्स हैं, और उत्तर प्रदेश के हमने 2 स्टेट बनाए। तो अब सपोज कीजिए कि भाई 15 सीट्स एक प्रदेश को चली गई और 16 सीट्स एक प्रदेश के पास चली गई राज्यसभा की। तो भाई एक नया स्टेट बनाने के लिए हमें राज्यसभा की सीट्स भी तो बदलनी पड़ेंगी ना, किसके पास कितनी बची हैं अब। तो इसलिए हमें फोर्थ शेड्यूल में भी अमेंडमेंट करनी पड़ेगी। समझ आ गया, नहीं समझ आया है तो रिपीट कीजिएगा वीडियो को, दोबारा समझिएगा। पहला शेड्यूल नाम की वजह से हमें अमेंड करना पड़ेगा, और फोर्थ शेड्यूल राज्यसभा की सीट्स को अरेंज करने के लिए हमें फिर से अमेंड करना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 भी हमें बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ऑप्शन नंबर 3, सच लॉ शैल बी डीम्ड टू बी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पज ऑफ आर्टिकल 368। जरूरी नहीं है कि ये जो है एक अमेंडमेंट ही माना जाए। ऑप्शन नंबर सी क्या लिखा हुआ है, नॉट करेक्ट। आर्टिकल 4 में क्या लिखा हुआ था कि भाई जरूरी नहीं है उसको अमेंडमेंट माना जाए 368 के द्वारा, ये काम पार्लियामेंट नॉर्मल कर सकती है। ऑप्शन नंबर 4, no bill for enacting such law shall be introduced in parliament unless it has been referred to the legislature of states whose areas, boundaries and name be affected। ये लॉजिकली बिल्कुल सही बात लिखी हुई है। क्यों, देखो ये कह रहा है कि अगर आप ऐसा कोई कानून लाने जा रहे हैं जिसमें किसी स्टेट की बाउंड्रीज बदली जाएं, तो वहाँ का जो स्टेट लेजिस्लेचर है, जो वहाँ की विधानसभा है और विधान परिषद है, अगर सपोज कीजिए हमें बिहार से झारखंड बनाना था, तो क्या हम बिहार की मर्जी नहीं पूछेंगे? क्या हम बिहार के जो एमएलए, जो बिहार के लोगों ने चुन करके एमएलए और एमएलसीज बनाए हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल के, क्या हम उनकी एक बार मर्जी नहीं जानना चाहेंगे कि भाई आप लोग खुश हो, दुखी हो, आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है? इसी को तो पार्लियामेंट और इसी को तो डेमोक्रेसी बोलते हैं भाई। तो इसमें गलत क्या लिखा हुआ है? बिल्कुल भेजेंगे उनके पास। हाँ, हालांकि ये बात है कि उनकी मर्जी पार्लियामेंट या प्रेसिडेंट पे बाध्य नहीं है कि भाई अगर उन्होंने मना कर दिया तो बनेगा ही नहीं कभी, ऐसा नहीं है, बन जाएगा। लेकिन हम पूछेंगे तो एक बार जरूर। तो क्वेश्चन नंबर 9 को आप बहुत अच्छे से समझना। 4 ऑप्शन हैं, चारों में 4 लॉजिक हैं, और
अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से समझना रुक के बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि अगर आपको क्रिएट करना है एक नया स्टेट तो आपको किस टाइप की मेजोरिटी चाहिए अमेंड करने के लिए। देखो पार्लियामेंट में किस टाइप की मेजोरिटी चाहिएगी अगर आपको एक नया स्टेट बनाना है। कैसी मेजोरिटी चाहिएगी? सिंपल मेजोरिटी। कैसी मेजोरिटी चाहिएगी? सिंपल मेजोरिटी। याद रखना, सिंपल मेजोरिटी चाहिएगी, ठीक है। और ना हमें 2/3 चाहिएगी, ना हमें 3/4 चाहिएगी, ना 2/3 प्लस रेटिफिकेशन बाई हाफ ऑफ द स्टेट्स चाहिएगा। ये कुछ भी नहीं चाहिएगा, सिंपल मेजोरिटी चाहिएगी बस। ये क्वेश्चन पूछा गया था बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने 2016 में। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 यूपीपीसीएस ने 2016 में पूछा। इन्होंने पूछा कि भाई एक बिल है जिसका पर्पज ये है कि हमें क्रिएट करना है एक नया स्टेट, उसको पास कैसे करेंगे हम। देखो इसका आंसर होगा सिंपल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट। कैसे? सिंपल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट। क्लियर कट बात समझ आ गई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। ये यूपीपीसीएससी ने 1999 में पूछा था। इन्होंने कहा इंडिया एक यूनियन नहीं है। भैया हमने आर्टिकल 1 में तो यही पढ़ा है कि इंडिया एक यूनियन है किसका? स्टेट्स का। तो एसर्शन जो लिखा हुआ है वो फॉल्स लिखा हुआ है। वो क्या लिखा हुआ है? वो फॉल्स लिखा हुआ है, ये सही नहीं है। अब रीजन पढ़ते हैं। यूनियन पार्लियामेंट के पास पावर है, वो अल्टर कर सकता है। किस चीज़ को बदल सकता है यूनियन पार्लियामेंट? किसी राज्य के एरिया को बदल देगा, बाउंड्री को भी बदल देगा, नाम को भी बदल देगा, और ज़रूरी नहीं है कि स्टेट का कंसेंट लेके ही बदले, बिना स्टेट के कंसेंट के भी बदल देगा। किन चीज़ों को बदल देगा? 3 चीज़ों को बदल देगा। या तो उसका एरिया मतलब क्षेत्रफल बदल देगा, बाउंड्री उसकी सीमाएं बदल देगा, या फिर उसका नाम ही बदल देगा। समझ गए? तो रीजन क्या है? रीजन बिल्कुल सही लिखा हुआ है, लेकिन इंडिया एक यूनियन है। और ये जो बात की गई है रीजन में, ये बात की गई है आर्टिकल 2 की और आर्टिकल 3 की। बदल तो सकते हैं भाई पार्लियामेंट, क्यों नहीं बदल सकता। अब चलते हैं हम आगे। क्वेश्चन नंबर 13 छत्तीसगढ़ पीसीएस ने पूछा द कंसेंट जो है किसकी रिक्वायर्ड है अगर हम बाउंड्रीज बदल रहे हैं किसी स्टेट की। कंसेंट किसकी जरूरी है भाई? कंसेंट स्टेट की जरूरी नहीं है। सिंपल चीज सुन लेना, ना तो हमें उस स्टेट की कंसेंट की जरूरत है, ना उस स्टेट के लेजिस्लेचर के कंसेंट की जरूरत है, ना चीफ मिनिस्टर के कंसेंट की जरूरत है, ना उस स्टेट की कंसेंट की जरूरत है। ठीक है, समझ गए आप लोग? हमें उस स्टेट के ना तो मुख्यमंत्री की कंसेंट चाहिए, ना उस स्टेट की कंसेंट चाहिए, ना हमें उस स्टेट के लेजिस्लेचर की कंसेंट चाहिए। हाँ, हम एक बार ये जो प्रस्ताव है ये स्टेट लेजिस्लेचर के पास भेजेंगे जरूर, लेकिन कंसेंट नहीं चाहिए। उनको बताने के लिए भेजेंगे बस, कंसेंट हमें नहीं चाहिए। सिंपल शब्दों में सुन लेना। ये जो इसका आर्टिकल 3 के थ्रू जो इसका रेफरेंस लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 13 में, इसको आराम से पढ़ लेना बैठ के एक बार रोक करके, लेकिन हमें कंसेंट नहीं चाहिए। क्लियर कट बात समझ आ गई? और ये जो इंट्रोडक्शन होगा ना पार्लियामेंट में, ये किसकी मर्जी से होगा? प्रेसिडेंट की हम प्रायर परमिशन लेंगे कि प्रेसिडेंट साहब को हम बता देंगे। प्रेसिडेंट कौन है? हेड ऑफ द स्टेट है हमारे, कि भाई हम इस स्टेट को बदल रहे हैं। तो किसकी मर्जी होगी? प्रायर परमिशन किसकी होगी? प्रेसिडेंट की होगी। और बदलेगा कौन? पार्लियामेंट बदलेगी। सिंपल शब्दों में समझ लो। यूपीपीसीएस ने 2023 में क्वेश्चन पूछा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 14। इन्हीं चीज़ों को घुमा घुमा के आपसे पूछा जाएगा बार बार। एसेप्शन है कि प्रेसिडेंट रिकमेंड करेंगे पार्लियामेंट को कि वो चेंज कर दे बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट आफ्टर सीकिंग व्यूज ऑफ द कंसर्न्ड लेजिस्लेचर ऑफ दैट स्टेट ऑन द सब्जेक्ट विद इन स्पेसिफाइड पीरियड। बिल्कुल सही बात है। प्रेसिडेंट साहब जो है उस प्रस्ताव को उस स्टेट के विधानसभा या विधान परिषद या जो भी लेजिस्लेचर है वहाँ पे भेजेंगे। वहाँ पे भेजने के बाद उनसे एक स्पेसिफाइड पीरियड क्या होता है यहाँ पे? 14 दिन, 14 डेज के अंदर अंदर बोला जाएगा कि भाई अपना जवाब दो। अब स्टेट 2 जवाब देगी, या तो स्टेट बोलेगी कि नहीं साहब हमारी मत बदलो,
प्रेसिडेंट साहब बोलेंगे ठीक है हमने सुन लिया, अब मानना ना मानना हमारा काम है, हम चाहे तो मान लेंगे, हम चाहेंगे तो नहीं मानेंगे। या फिर स्टेट बोलेगी कि बदल दो साहब। तो प्रेसिडेंट साहब का ये काम है किसके व्यूज जानना, लेजिस्लेचर के उस स्टेट की एक स्पेसिफाइड पीरियड के में 14 दिनों के अंदर अंदर जवाब दीजिए हमें क्या करना है। क्लियर कट बात समझ आ गई। रीजन क्या है, इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू एक्सेप्ट द प्रपोजल ऑफ द कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर। बिल्कुल सही बात है, स्टेट छोटी होती है, प्रेसिडेंट साहब हेड ऑफ द स्टेट हैं, तो प्रेसिडेंट साहब क्यों स्टेट की बात सुनने और मानने लगे कि भाई हमें मानना के लिए हम मैंडेटरी हैं, हमारे ऊपर बाध्य हो गए, आप जो बोलेंगे वो हमें मानना पड़ेगा। तो इंडिया में ऐसा नहीं होगा। तो असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन ये रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो आंसर बनेगा आपका बी। समझ गए। चलिए साहब क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा, इसका क्वेश्चन नंबर 14 का जो एक्सप्लेनेशन है उसको एक बार वीडियो रोक करके यहीं पे आप घटना चक्र में से पढ़िएगा। नहीं पढ़ते हैं तो आपके लक्ष्मीकांत में भी लिखा हुआ है कि मान्य के लिए बाध्यकारी नहीं है, ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं, तो आप समझिएगा। जो मैंने समझाया उसको दोबारा सुनिएगा, नहीं समझ आता है तो बहुत काम की चीज़ है ये। यूपी पीसीएस में 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 15 ये पूछा गया था कि विच अमोंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट। क्या चीज़ है जिससे हम नहीं बदल सकते। देखो ऑप्शन 1 में लिखा हुआ है कि क्या हम किसी स्टेट का एरिया इंक्रीज कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, एरिया बढ़ा देंगे भैया, बिहार झारखंड को मिला करके एक स्टेट बना देंगे। क्या हम डिमिनिश कर सकते हैं एरिया किसी स्टेट का। बिल्कुल कर सकते हैं भैया, बिहार से तोड़ करके झारखंड बना देंगे, डिमिनिश कर दिया, ये लो। ऑप्शन नंबर 3 लिखा हुआ एल्टर कर सकते हैं किसी स्टेट का नेम। बिल्कुल साहब, बिहार का नाम हम कल को बदल करके कर दे भाई, ये तो भैया गया के नाम से जाना जाएगा अब, तो क्या कर लोगी बिहार की जनता, कुछ नहीं कर पाएगी, पार्लियामेंट की मर्जी। तो ऑप्शन नंबर 3 भी सही लिखा हुआ है। क्या नहीं कर सकते हम, क्या नहीं कर सकते, आ स्टेट में इंक्लूड अ यूनियन टेरिटरी, ये नहीं कर सकते हम। क्या नहीं कर सकते हम, स्टेट में यूनियन टेरिटरी को नहीं मिला सकते। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पता चली आपको कि स्टेट में यूनियन टेरिटरी को नहीं मिलाया जा सकता। ठीक है, क्या नहीं किया जा सकता, स्टेट में यूनियन टेरिटरी को नहीं मिलाया जा सकता। पता चले कल को आप दिल्ली हरियाणा को दे दे, जी नहीं, दिल्ली हरियाणा को नहीं दी जा सकती। कल को आप चंडीगढ़ अगर पंजाब को देना चाहे, जी नहीं, चंडीगढ़ पंजाब को नहीं दिया जा सकता। अब हमारी कश्मीर है, जम्मू कश्मीर और लेह, 3 यूनियन टेरिटरी बनी, तो क्या हम कल को कश्मीर हिमाचल प्रदेश को दे सकते हैं, जी नहीं, वो यूनियन टेरिटरी ही रहेगी। समझ आ गई बात। स्टेट में कभी भी यूनियन टेरिटरी को नहीं मिलाया जा सकता, नहीं मिलाया जा सकता, इस चीज़ को आपको याद रखना है बस। क्वेश्चन नंबर 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ लेना कि क्या किया जा सकता है और क्या नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 16 इन्होंने पूछा है, यूपी पीसीएस ने 2020 में आपसे पूछा है कि आर्टिकल 3 के अंडर पार्लियामेंट क्या पॉसिबल नहीं कर सकती। ऑप्शन नंबर ए लिखा हुआ है, क्या हम एक फॉर्म कर सकते हैं, नया स्टेट फॉर्मेशन कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। क्या हम एल्टर कर सकते हैं एरियाज को। बिल्कुल कर सकते हैं। क्या हम बाउंड्रीज को एल्टर कर सकते हैं, आर्टिकल 3 में बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन जब बात आएगी ना एडमिट करने की, एडमिशन करने की नई स्टेट को, तो एडमिट किसके थ्रू किया जाएगा, आर्टिकल 2 के थ्रू। आर्टिकल 2 में 2 वर्ड है बस, आर्टिकल 2 में 2 वर्ड याद रखना। एक तो हम एडमिट करते हैं नए स्टेट को, क्या करते हैं हम, एडमिट या एडमिशन, या फिर हम इस्टेब्लिश करते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एडमिट और इस्टेब्लिश। ये किस में करेंगे हम, आर्टिकल 2 के थ्रू। और आर्टिकल 3 के थ्रू क्या करेंगे हम, नई स्टेट को फॉर्म करेंगे, बाउंड्रीज को बदल देंगे, अल्टर कर देंगे, एरियाज को बदल देंगे। ये सब हम किस में करेंगे, आर्टिकल नंबर 3 में। क्लियर कट बात समझ में आ गई, कैसे आंसर्स निकालने हैं और क्या छोटा छोटा डिफरेंस होता है पॉलिटी में। एक एक वर्ड से उसका पूरा मतलब, उसकी पूरी सेंस बदल जाती है। समझ गए, एक छोटा सा वर्ड आएगा और आपका पूरा आंसर घूम जाएगा। अब यहाँ पे देखो, इसके नीचे एक्सप्लेनेशन में ए करके लिखा हुआ है, एक नया स्टेट अगर बनाना है सेपरेट करके, तो हम किस में बनाएंगे, आर्टिकल नंबर 3 में बनाएंगे। अगर हमें उसका एरिया इंक्रीज करना है तो भी हम किस में करेंगे, आर्टिकल 3 में करेंगे।
अगर हमें एरिया डिमिनिश करना है किसी स्टेट का तो भी हम किस में करेंगे, आर्टिकल 3 में करेंगे। अगर हमें बाउंड्रीज को एल्टर करना है तो किस में करेंगे, आर्टिकल 3 में करेंगे। अगर हम एल्टर करना है नाम को किसी स्टेट का तो भी हम किस में करेंगे, आर्टिकल 3 में करेंगे। तो ये सब काम हम किस में करेंगे, आर्टिकल 3 में करेंगे। तो ये किस में करेंगे, आर्टिकल 3 में करेंगे। और आर्टिकल 2 में क्या करेंगे, दोबारा से रिवाइज करो मेरे साथ। आर्टिकल 2 में क्या करेंगे, एडमिट करेंगे, नए स्टेट को एडमिट करेंगे और इस्टेब्लिश करेंगे। किस क्या करेंगे, इस्टेब्लिश करेंगे। वो स्टेट ऐसा होगा जिसका अभी कोई अस्तित्व नहीं है, जो कि अभी अस्तित्व में नहीं है, उन स्टेट्स को हम किस में रखते हैं, आर्टिकल नंबर 2 में। और जिनका अस्तित्व है, जिनकी बाउंड्रीज घटानी बढ़ानी है, जिनका एरिया घटाना बढ़ाना है, उसको हम किस में रखते हैं, आर्टिकल नंबर 3 में। छोटा सा डिफरेंस है, समझ लेना, रट्टा मार लेना बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, यूपीपीसीएस ने 2008 में पूछा था, क्वेश्चन नंबर 17। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। चलो देखते हैं अब इसको। इन्होंने ऑप्शन नंबर 1 में लिखा है कि ये जो टर्म है यूनियन ऑफ द स्टेट्स, इसको कॉन्स्टिट्यूशन ने यूज किया क्योंकि इंडिया में स्टेट्स को कोई राइट नहीं है सेपरेट होने का। बिल्कुल सही बात है। अब इसको ना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने जब इस चीज़ को लिखा तो उनका थोड़ा सा ना माइंड समझने की कोशिश करो। अगर हम स्टेट्स को ये अधिकार दे देते कि भैया आपको यूनियन से अलग होने का अधिकार है, तो जब हम आज़ाद हुए थे तो उस टाइम पे लगभग हमारे देश के अंदर 562 रियासतें थी, 562 रियासत राजा, छोटे छोटे राजा थे। तो वो सब क्या कहते कि भैया हमारा तो अपना एक अलग देश बना दो आप। तो इंडिया डिवाइड हो जाता, बिखर जाता, टूट जाता, इतने हिस्सों में टूट जाता कि जिसका कोई अंत नहीं था। तो इसीलिए यूनियन के पास स्टेट्स को इकट्ठा रखने के लिए, भारत को एक रखने के लिए जरूरी था कि हम इसको क्या करते, हम उनको ये राइट देते ही ना। इसलिए हमने जो आर्टिकल नंबर 1 लिखा, जो पहली लाइन लिखी कॉन्स्टिट्यूशन में, वो ये लिखी, इंडिया स्टेट्स की यूनियन होगी और स्टेट्स के पास कोई राइट नहीं होगा सेपरेट होने का, बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 समझ गए किस लॉजिक से लिखा गया था। ऑप्शन नंबर 2 में कहा गया है कि एक एसके धार कमीशन बनाया गया था। एसके धार कमीशन कब बनाया गया था, 1948 में, ये याद रखना, आज़ादी के थोड़े से टाइम के बाद। इन्होंने कहा, एसके धार कमीशन ने प्रेफरेंस दिया कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के आधार पे स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करेंगे। जैसे अंग्रेजों ने बांट रखी थी ना स्टेट्स, वैसे नहीं रखेंगे हम। स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करेंगे किस आधार पे, एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पे। किस आधार पे, एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पे, लैंग्वेज के आधार पे नहीं कि भाई कोई तमिल बोलता है तो तमिलनाडु बना दो, कोई कन्नड़ बोलता है तो कर्नाटका बना दो, कोई मराठी बोलता है तो भैया उसके लिए एक मुंबई देश अलग बना दो, कोई गुजराती बोलता है तो उसके लिए एक अलग देश बना दो, कोई मारवाड़ी बोलता है उसके लिए एक अलग देश बना दो, कोई झारखंडी बोलता है उसके लिए अलग देश बना दो। ऐसे तो भारत में 10,000 बोलियां हैं। अगर हम लैंग्वेज के आधार पर स्टेट बनाने लगे तो इंडिया में कितने स्टेट हो जाएंगे, 10,000। भाई 10 लोग मिलकर बोलेंगे हमने एक नई भाषा बनाई, हमें एक नया देश दे दो। तो इस लॉजिक के आधार पे क्या कहा गया कि हमें एडमिनिस्ट्रेटिव आधार पे रीऑर्गेनाइज करना है इंडिया को, ना कि लैंग्वेज के आधार पे। ये लॉजिक समझ में आ गया। एसके धार कमीशन कब बनाया गया था, 1948 में, याद रख लेना। चलो जी, ऑप्शन नंबर 2 भी सही है आपका। ऑप्शन नंबर 3 पे पढ़ते हैं। कांग्रेस कमेटी में 3 लोग थे। कौन लोग थे, जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार पटेल साहब और पटाभी सीतारमैया जी। इन्होंने कहा, ये फेवर में नहीं थे, किस चीज़ के फेवर में नहीं थे, कि इंडिया को दोबारा से लैंग्वेज के आधार पर रीऑर्गेनाइज किया जाए। वही लॉजिक है कि अगर लैंग्वेज के आधार पर रीऑर्गेनाइज करने जाएंगे तो भैया 10,000 स्टेट बन जाएंगे मोटे मोटे। तो इसलिए सरदार पटेल साहब, पटाभी सीतारमैया जी और जवाहरलाल नेहरू साहब ये फेवर में नहीं हो सकते कि भैया लैंग्वेज के आधार पे आप रीऑर्गेनाइज करो स्टेट्स को। तो ऑप्शन नंबर 3 भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर बनेगा ऑल ऑफ द अबव। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मैंने आपको लॉजिकली समझाया कि क्या लॉजिक हो सकता था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों का कैसे दिमाग काम कर रहा होगा। उस तरीके से आप समझ के देखिए कि अगर ऐसा कुछ ना होता तो फिर कितनी प्रॉब्लम हो जाती। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस ने 2019 में पूछा था। इन्होंने पूछा कि इंडिया में फेडरल सिस्टम है। अच्छा जी, फेडरल सिस्टम के आधार पे क्या चीज़ करेक्ट होनी चाहिए। फेडरल सिस्टम के आधार पे ये होना चाहिए, स्टेट्स हैव नो राइट टू सेड फ्रॉम यूनियन अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल सही बात है। स्टेट्स को तो किसी भी हालत में ये राइट दिया ही नहीं जा सकता कि भाई साहब आप अलग हो जाए, सेपरेट हो जाएं, हमसे अलग हो जाएं। तो ऑप्शन नंबर 1 एक
जो है वो तो 100% करेक्ट बात लिखी हुई है। ऑप्शन नंबर 2, जस्ट एडवोकेसी ऑफ सेशन विल हैव द प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ये कह रहे हैं कि अगर कोई अलगाव की बात करे, अगर कोई इंसान अलगाव की बात करता है तो ये तो उसकी फ्रीडम है उसको एक्सप्रेस करने की। देखो कल को कोई आतंकवादी उठ के बोले कि भैया जम्मू कश्मीर तो अलग होना चाहिए इंडिया से, नागालैंड से कोई बोले नागालैंड को भी अलग होना चाहिए इंडिया से, बिहार से कोई बोले बिहार को भी अलग कर दो, परसों को दिल्ली से बोलेंगे दिल्ली को भी अलग कर दो, तो फिर यार इंडिया कहाँ बचेगा? क्या हम जो एडवोकेसी कर रहा है, जो पक्ष ले रहा है अलग होने का, क्या हम उसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बोलेंगे? जी नहीं, हम उसको क्या बोलेंगे? आप देशद्रोह कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 क्या लिखा हुआ है? गलत। हम उसको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं बोलेंगे, बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। अरे मोटे से दिमाग से सोच के देखो कि कोई इंसान अगर हमसे अलग होने की बात करेगा तो क्या हम उसको फूलमाला पहनाएंगे या उसको डंडा मारेंगे? ऑब्वियस सी बात है, डंडा मारेंगे, फूलमाला क्यों पहनाएंगे? तो ये तो इलॉजिकल बात लिखी हुई है ऑप्शन नंबर 2 में। तो आपका आंसर क्या बनेगा? ओनली 1। क्लियर कट बात समझ आ गई? चलो अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है। अब क्या हुआ देखो, अब मैं छोटी सी आपको एक कहानी बताता हूँ। हमारे यहाँ पे अंग्रेजों ने अपने हिसाब से इंडिया को डिवाइड किया हुआ था कि भाई ये स्टेट होगा, ये स्टेट होगा, ये स्टेट होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। 1947 में जब हम आज़ाद हुए तो हमने बहुत सारी रियासतों को मिला करके एक भारत बनाया। अब उस भारत में भी स्टेट्स को बांटना जरूरी था। फिर हमारे आगे कन्फ्यूजन आया कि भाई हम इसको लैंग्वेज के आधार पे बांटे या किस आधार पे बांटे। तो उस टाइम पे एस.के. धार कमीशन हमने नियुक्त किया कि आप बताइए किस आधार पे बांटे। तो एस.के. धार कमीशन ने 1948 में हमें समझाया कि भाई साहब लैंग्वेज के आधार पे तो बांटने से कोई फ़ायदा नहीं है, फिर तो हम बिखर जाएंगे बिल्कुल। तो हमको क्या करना पड़ेगा? एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पे बांटना पड़ेगा। चलो साहब, इसी के लिए हमने एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया फजल अली के अंडर। किसके अंडर? फजल अली के अंडर। तो ये याद रखना, फजल अली। तो फजल अली साहब को हमने काम दिया कि भाई साहब चलो अब रीऑर्गेनाइज करना शुरू करो स्टेट्स को। ये कमीशन कब बनाया गया था? ये भी वर्ष याद रखना है आपको, 1956 में। कब? 1956 में बनाया गया। उस टाइम पे कितने स्टेट थे हमारे पास, ये पूछा गया है। उस टाइम पे हमारे पास थे 14 स्टेट। कितने स्टेट थे? 14 स्टेट। और कितने यूनियन टेरिटरीज थी? 6 यूनियन टेरिटरी थी। और ये कब बनाया गया था? 1 अक्टूबर 1956 में। ठीक है, ये इस टाइप में बना, वो 1 अक्टूबर कह रहा हूँ, 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 1956 को हमने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना दिया गया था। ठीक है, चलो अब ये क्यों बनाना पड़ा हमें स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1956 में? अब इसकी भी एक छोटी सी कहानी है। 1953 में लैंग्वेज के आधार पे एक स्टेट की मांग की जा रही थी, उसका नाम था आंध्र प्रदेश। क्या नाम था उसका? आंध्र प्रदेश की मांग की जा रही थी कि भाई जो हमारी लैंग्वेज बोलते हैं उनके लिए हमें एक नया प्रदेश दिया जाए। तो 1953 में हमें लैंग्वेज के आधार पे आंध्र प्रदेश बनाना पड़ गया था। इस वजह से ये समस्या आगे दूसरे स्टेट्स में ना फैले, इसलिए हमने क्या बनाया? स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। किसके अंडर बनाया? फजल अली के नाम से बनाया। कब बनाया? 1 नवंबर 1956 को बनाया। और उस टाइम पे इंडिया में कितने स्टेट थे? 14 स्टेट थे और 6 यूनियन टेरिटरीज थी। ये आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 19 समझ आ गया, इसके पीछे की फिलोसॉफी? तो चलिए, नहीं समझ आया बैक करिए वीडियो को, यहीं से दोबारा सुनिए और दोबारा समझिए। मध्य प्रदेश पीसीएस ने 2020 में आपसे पूछा कि स्टेट रीस्ट्रक्चरिंग एक्ट जो 1956 में बना था, उस टाइम पे कितने स्टेट थे इंडिया के पास? 14 स्टेट थे और 6 यूनियन टेरिटरीज थी। इस कमीशन को क्या बोला जाता है? फजल अली कमीशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फजल अली। क्या बोला जाता है? फजल अली कमीशन, याद रखना। ठीक है, कब बना था? 1956 में बना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यूपी पीसीएस ने 2002 में पूछा था कि उस टाइम पे इंडिया में स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज कितने थे? तो वही चीज़ आपको याद रखनी है कि भाई स्टार्टिंग में हमारे पास 14 स्टेट थे। कितने थे? 14 स्टेट थे और 6 यूनियन टेरिटरीज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखो, ये पूछा गया है कि तेलंगाना एक नया राज्य बनने के बाद हमारे पास टोटल कितने स्टेट हो गए हैं? अब हमारे पास 28 स्टेट हो गए हैं। कितने स्टेट हो गए हैं? 28। मध्य प्रदेश पीसीएस ने 1996 में पूछा कि यूनियन टेरिटरीज कितनी थी उस टाइम पे? उस टाइम पे 6 थी। अब कितनी हो गई है? अब
8 यूनियन टेरिटरीज हो गई हैं। क्लियर कट समझ आ गई बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया कि कौन एक यूनियन टेरिटरी नहीं है। तो अब देखो, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स एक यूनियन टेरिटरी है क्या? बिल्कुल है जी। दमन एंड दीव यूनियन टेरिटरी है क्या? बिल्कुल है जी। गोवा अपने आप में एक स्टेट है और पुडुचेरी क्या है? यूनियन टेरिटरी थी उस टाइम पे। ठीक है। और यूनियन टेरिटरी कौन नहीं है? गोवा अपने आप में एक स्टेट है। क्वेश्चन नंबर 25, दिल्ली क्या है? यूनियन टेरिटरी है भाई, बहुत आसान क्वेश्चन था। दिल्ली क्या है? यूनियन टेरिटरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, नेशनल कैपिटल रीजन बनाया गया दिल्ली को यूनियन टेरिटरी बना करके एक नेशनल कैपिटल रीजन बनाया गया, किस अमेंडमेंट के थ्रू बनाया गया? 69th अमेंडमेंट किया गया था 1991 में। 1991 में अमेंडमेंट कर करके दिल्ली को क्या बना दिया गया था? नेशनल कैपिटल रीजन। समझ आ गई बात? रट्टा मार लेना, याद रख लेना। क्वेश्चन नंबर 27 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा, याद हो जाएंगी चीज़ें। यूनियन टेरिटरीज का फॉर्मेशन का ईयर पूछा गया है आपसे। क्या पूछा गया है? आपसे ईयर पूछा गया है। देखो, आपको सबसे पहले याद रखना है, लक्ष्य रखो। अपना लक्ष्य कैसा रखो? 56 इंच छाती रखो। लक्ष्य बड़ा होगा तो 56 इंच की छाती रखो। हमारे प्रधानमंत्री जी भी बोलते हैं 56 इंच की छाती है हमारी। चलो, लक्ष्य बड़ा रखो तो कितने इंच की छाती रखो भाई अपनी? 56 इंच की। ओके, 56 में अगर 5 किलोमीटर आप आगे जाओ लक्ष्य बड़ा रख के, 56 से अगर आप कितने किलोमीटर आगे जाओ? 5 किलोमीटर, तो आप एक नगर में पहुंचोगे जहाँ पे एक बड़ी हवेली है। आप कहाँ पहुंचेंगे? नगर में पहुंचेंगे जहाँ एक बड़ी हवेली है। तो दादर और नगर हवेली कब बने? 1961 में। तो कब बने? 61 में। चलो, उसके बाद आपको वहाँ पे जाके क्या करना है? लक्ष्य बड़ा रखा, 56 इंच की छाती लेकर के 5 किलोमीटर पैदल चले। कहाँ पहुँचे? नगर हवेली में। नगर हवेली 61 में पहुँच गए, आप 1961 में बन गई। वहाँ पे जाकर के आपने सबका क्या करना शुरू कर दिया? दमन करना शुरू कर दिया। दमन करना, दमन मतलब दबाना, सबको दबा दिया। कितने साल के अंदर? 1 साल के अंदर। तो 1961 में अगर आप एक जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? 1962। तो दमन एंड दीव कब बना? 1962 में बना। तो दमन एंड दीव कब बना? 1962 में बना। लक्ष्य बड़ा रखा आपने, 56 इंच की छाती लेकर के आप 5 किलोमीटर चले तो नगर में पहुंचे। नगर में पहुंचे तो 1961 हो गया था। नगर में पहुंच करके आपने 1 साल के अंदर अंदर दमन कर दिया तो दमन एंड दीव बन गया 1962 में। वहाँ पे आपको 4 साल रहना पड़ा। कितने साल रहना पड़ा? 4 साल। 4 साल आप वहाँ पे रहे और आपको क्या मिली? बहुत सारी चांदी मिली। क्या मिली? चांदी, सिल्वर। तो आपको जब बहुत सारी चांदी मिली तो 4 साल रहने के बाद क्या हुआ? चंडीगढ़ बन गया। तो चंडीगढ़ कब बना? 1966 में। तो चंडीगढ़ कब बना? 1966 में। छोटी सी कहानी है, याद रह जाएगी तो अच्छी बात है, नहीं याद रह जाएगी वीडियो को उल्टी वापस करो, चीज़ों को लिखो, रट्टा मारो। लक्षद्वीप कब बना? 1956 में बना। याद हो गया। दमन और दीव कब बना? 1962 में बना। चंडीगढ़ कब बना? 1966 में बना। और दादर और नगर हवेली कब बनी? 5 किलोमीटर जाकर के 1961 में बनी। क्लियर कट बात हो गई, समझ आ गई है? चलो जी आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 28, राजस्थान ने पूछा था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने पूछा था कि भाई आर्टिकल 240 के अंडर, किसके अंडर? आर्टिकल 240 के अंदर हमारी यूनियन टेरिटरीज का नाम लिखा हुआ है, जिसको कि पावर है प्रेसिडेंट साहब के पास बनाने की। कौन सी कैटेगरी में कौन सी का नाम सही और गलत लिखा हुआ है? तो इसमें आपको क्या याद रखना है? देखो, इसमें लिखा हुआ है आर्टिकल 241 ABCDE करके। मैं आपको इसकी भी ट्रिक बता देता हूँ, अभी आगे एक्सप्लेनेशन में समझते हैं हम। देखो, सबसे पहले लिखा हुआ है ए, 241 का ए से क्या बनेगा? ए से नाम ढूंढो यूनियन टेरिटरी का, किसका बनता है? ए से बनेगा अंडमान। क्या बनेगा? अंडमान। ए से क्या बना? अंडा। बी से क्या बना? बी से क्या बनता है? अंडा खा के क्या हुआ? अंडे में थी मिर्च। सोचो, अंडा खा के क्या हुआ? आपने रोना शुरू कर दिया। अंडा खा के क्या हुआ? आप रोने लगे।
अंडा खा के क्या होता है? इंसान रोने लगा, भैया बहुत मिर्च लग गई रे बाबा। तो 241 बी में क्या लिखा हुआ है? वीप, लक्षद्वीप। बी में क्या लिखा हुआ है? वीपिंग। अंडा खा के रो रहे थे, कहाँ रो रहे थे? नगर में बैठ के। तो सी में क्या है? दादर एंड नगर हवेली। कहाँ पे बैठ के रो रहे थे? नगर में बैठ के। नगर में तो खाया था अंडा भैया। तो सी में क्या है? नगर में बैठ के। डी में क्या है? डी में क्या आएगा? डी से कैसे याद रखना है? डी में आएगा आपका दमन एंड ड्यू। तो आपने क्या पी? माउंटेन ड्यू। अरे भैया देखो, आपने एक अंडा खाया, तो ए से क्या बना? अंडा। आपने क्या किया? अंडा में मिर्च थी तो आप रोने लगे, तो बी से क्या बनेगा? बी में क्या आएगा? वीप, लक्षद्वीप। अंडा खा के रो रहे हो, अंडा खाया कहाँ था? बैठ के, नगर में। तो सी में क्या आएगा? दादर और नगर हवेली। फिर क्या करोगे आप? पानी लेने जाओगे, पानी मिलेगा नहीं, तो आप दुकान से क्या खरीदोगे? ड्यू की बोतल, माउंटेन ड्यू। तो ड्यू में क्या आ जाएगा? दमन एंड दीव। तो डी में क्या आ जाएगा? ड्यू। और ई में क्या बचा? पुडुचेरी। तो ई में क्या बचा? पुडुचेरी। अब आप अपने क्वेश्चंस को देखिए। ए से अंडमान बनेगा, बिल्कुल बनेगा जी। बी में लक्षद्वीप, बी से रोना शुरू कर दोगे आप, बिल्कुल होगा जी। क्या सी में पुडुचेरी आएगा? नहीं। सी में क्या आएगा? नगर हवेली आना चाहिए भैया, नगर हवेली आना चाहिए। और डी में क्या आएगा? ड्यू, माउंटेन ड्यू। अच्छी ट्रिक है, एक बार सुनो समझो, याद हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 अब हम देखते हैं कि क्या चीज़ है जो कि गलत लिखी हुई है। क्या चीज़ है जो कि गलत लिखी हुई है? गोवा को फुल स्टेटहुड 1987 में दे दिया गया था। गोवा को फुल स्टेटहुड कब दे दिया गया था? 1987 में। बिल्कुल सही बात है जी, गोवा स्टेट बन गया था 1987 में। दीव एक आइलैंड है जो कि गल्फ ऑफ खंबात गुजरात में सिचुएटेड है। बिल्कुल सही बात है, ये भी गुजरात में ही है। दमन और दीव को सेपरेट किया गया था गोवा से कौन से अमेंडमेंट के थ्रू? 56 अमेंडमेंट के थ्रू। कौन से अमेंडमेंट के थ्रू? 56 अमेंडमेंट के थ्रू। ये भी बिल्कुल सही बात है। गलत बात क्या लिखी हुई है? ये लिखा हुआ है कि दादर और नगर हवेली फ्रेंच के कंट्रोल में थे 1954 तक। देखो सन तो सही लिखा है, 1954 तक दादर और नगर हवेली कंट्रोल में थे, लेकिन फ्रेंच के नहीं थे। किसके कंट्रोल में थे? पुर्तगीज के। पुर्तगीज के कंट्रोल में थे ये। बस यहाँ पे एक छोटी सी टर्म बदल दी है, किसने? यूपीएससी ने 2000 में जो क्वेश्चन पूछा अपना, उसमें। बाकी सब फैक्चुअल है, याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। सिक्किम, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम एक स्टेट बन गया था इंडिया का, कौन से अमेंडमेंट के थ्रू बना था? तो सिक्किम को आपको याद रखना है 35। सिक्किम कौन से अमेंडमेंट के थ्रू स्टेट बना था? 35 अमेंडमेंट के थ्रू। कौन से एक्ट के थ्रू बना था? 35। और ये 35 अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था? इसका साल भी याद रखना है, 1975 में। और 1975 में क्या हुआ था? इमरजेंसी भी लगी थी। क्या लगी थी? इमरजेंसी भी लगाई गई थी। याद रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 जो कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने 2023 लेटेस्ट पूछा आपसे कि सिक्किम फुल फ्लैज स्टेट कब बन गया था? 1975 में। कब बन गया था भाई साहब? 1975 में। क्लियर कट बात समझ आ गई? अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 32 रिपीट किया गया है, यूपी पीसीएस 2005 में पूछा है इन्होंने कि किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू सिक्किम को एक फुल फ्लैज स्टेट हमने अपने अंदर ले लिया था, अपने अंदर बना लिया था? तो फुल फ्लैज स्टेट हमने बनाया था 36 के थ्रू। अब देखो इसमें ना छोटा सा अंतर है सिक्किम के बारे में, यही आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए स्टेट कब बना? 35 के थ्रू। फुल फ्लैज फुल स्टेट कब बना? 36 के थ्रू, ठीक है। फुल स्टेट अगर ऑप्शन दोनों आ गए, क्वेश्चन पूछा गया कि सिक्किम स्टेट कब बना, किस अमेंडमेंट के थ्रू बना, और उसमें 35 भी है और 36 भी ऑप्शन में दिया गया है, तो आप किसको टिक मारेंगे? 36 को, क्योंकि इसी के थ्रू हमें फुल फ्लैज स्टेट मिला था सिक्किम। क्लियर कट बात समझ आ गई? क्वेश्चन नंबर 33 बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने 1999 में क्वेश्चन पूछा था, इतना कोई खास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, इसको आप छोड़ सकते हैं, सिंपल चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ से भाई फैक्चुअल चीज़ याद करनी है, ये आपको एक छोटी सी ट्रिक समझाऊंगा।
छोटी सी ट्रिक समझाने के बाद आपको ये सारी की सारी चीज़ें याद होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, चलो 2021 में यूपी पीसीएस ने क्वेश्चन पूछा कि 4 स्टेट दिए हैं हमने, उनका ईयर बताना है कि कौन सा पहले बना, कौन सा बाद में बना, कौन उसके बाद बना। आपको एक छोटी सी ट्रिक समझा रहा हूँ। सबसे पहले आम आदमी होना, क्या होना? आम आदमी होना, आम इंसान होना क्या है? गुनाह है। क्या है? गुनाह है। समझ गए? गुनाह है। क्यों? क्योंकि मंत्री जैसी गर्मी कहाँ, मंत्री जैसी गर्मी कहाँ होती है इंसान में भैया, आम इंसान में। आम आदमी होना गुनाह है, ये बात किसको समझाई जा रही थी? मेघा को। बस ये वर्ड याद रखना, किसको समझाई गई थी बीच में? मेघा को। चलिए साहब, आम से सबसे पहले ए से क्या बनेगा? आंध्र प्रदेश बनेगा जी। आम में जो ए है इससे क्या बनेगा? आंध्र प्रदेश। एम से क्या बनेगा? महाराष्ट्र। एम से क्या बनेगा? महाराष्ट्र। जी यू से क्या बनेगा? गुजरात। जी यू से क्या बनेगा? गुजरात। एन ए से क्या बनेगा? नागालैंड। और एच से क्या बनेगा? हरियाणा। और एच ए गुनाह है से क्या बनेगा? हिमाचल प्रदेश। और मेघा से क्या बनेगा? मेघालय। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब आप ऑप्शंस देखो। सबसे पहले देखो, तेलंगाना तो सबसे लेटेस्ट बना है, तेलंगाना तो अभी अभी हाल ही में बना है, तो ये तो सबसे पीछे आएगा तेलंगाना। तो कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है? झारखंड 2000 में बना है। झारखंड कब बना है? 2000 में। हरियाणा कब बना है स्टेट? 1966 में। सबसे पुराने में से है हरियाणा। गोवा कब बना है? 1987 में। कब बना है गोवा? 1987 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले नंबर 4 आएगा, फिर कौन आएगा? गोवा आएगा, फिर कौन आएगा? झारखंड आएगा, और फिर कौन आएगा? तेलंगाना आएगा। समझ गए? अब देखिए, अब मैं आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 35 से समझिए। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाइए इंडियन स्टेट्स को, छत्तीसगढ़, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम। तो सबसे पहले सिक्किम आएगा। सिक्किम कब बना था भाई? सिक्किम बना था 1975 में। सिक्किम कब बना था? 1975 में। अरुणाचल प्रदेश कब बना था? 1987 में। कब बना था अरुणाचल प्रदेश? 1987 में। और छत्तीसगढ़ और झारखंड कब बने थे? छत्तीसगढ़ और झारखंड कब बने थे भाई? बने तो ये 2000 में ही थे दोनों, लेकिन किस चीज़ का फ़र्क था? फ़र्क था दिनों का। पहले क्या बना था? पहले बना था छत्तीसगढ़ 1 नवंबर को। छत्तीसगढ़ कब बना था? 1 नवंबर को। और झारखंड कब बना था? 15 नवंबर को। ठीक है, और झारखंड कब बना था? 15 नवंबर को। ठीक, याद करने पड़ेंगे भैया, ये काम ऐसे ही चलता है। क्वेश्चन नंबर 36, यूपीएससी ने 2007 में आपसे क्वेश्चन पूछा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और हरियाणा में कौन पहले बना, कौन बाद में बना? आम गुनाह है। गुनाह में जो गुजरात था जीयू से, उसके बाद एनए से क्या था? नागालैंड। गुनाह है। नागालैंड के बाद क्या बना? एच से बना हरियाणा। उसके बाद कौन बना? सिक्किम। और हमने अभी पीवाईक्यू से पढ़ा कि अरुणाचल प्रदेश कब बना था? 1987 में। तो नागालैंड कब बना? 1963 में। हरियाणा कब बना? 1966 में। सिक्किम कब बना? 1975 में। अरुणाचल प्रदेश कब बना? 1987 में। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी। ये इस तरीके से फॉर्मेशन हुआ था। अब आपसे पूछा गया है, छत्तीसगढ़ पीसीएस ने पूछा है क्वेश्चन नंबर 37 कि छत्तीसगढ़ कब स्टेट बना? 1 नवंबर सन 2000 में। सिंपल। उत्तराखंड कब स्टेट बना भाई? उत्तराखंड भी कब स्टेट बना? 2000 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तीन ही तो स्टेट बनाएंगे, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़। उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़, ये कब बनाए गए थे स्टेट? सन 2000 में। क्वेश्चन नंबर 39, झारखंड स्टेट कब बना? 2000 में बना साहब, 3 स्टेट बने थे। क्वेश्चन नंबर 40, इन्होंने पूछा कि 1960 के बाद कैसे क्रिएट किया गया? तो आपको क्या याद रखना है? आम इंसान होना क्या है? गुनाह है।
और ये बात किसको बताई आपने? मेघा को। ये बात किसको बताई आपने? मेघा को। तो आम से ए से क्या बना? अरुणाचल प्रदेश। एम से क्या बना? महाराष्ट्र। जी यू से क्या बना? गुजरात। एन ए से बना नागालैंड। तो सबसे पहले क्या आएगा? नागालैंड। तो सबसे पहले क्या आएगा? नागालैंड। गुन्हा में एच से क्या बना? हरियाणा। तो नंबर 2 पे क्या आएगा? हरियाणा। फिर है से क्या बना? हिमाचल प्रदेश। और फिर कौन आएगा? मेघालय। तो उसके बाद आएगा मेघालय। और फिर कौन आएगा? सिक्किम। नागालैंड कब बना था? 1963 में। हरियाणा कब बना था? 1966 में। मेघालय कब बना था? 1972 में। और सिक्किम कब बना था? 1975 में। तो मेघालय कब बना? 1972 में। और सिक्किम कब बना? 1975 में। नागालैंड कब बना? 63 में। और हरियाणा कब बना? 66 में। क्लियर कट है? सन याद रखने पड़ेंगे भाई आपको, क्रोनोलॉजी कभी भी लगवाई जा सकती है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 41। फिर से वही चीज़ आपको याद करवा दूं मैं। आम गुनाह है। आम इंसान होना क्या है? गुनाह है। और ये बात किसको बताई गई थी? मेघा को। ये बात किसको बताई गई थी? मेघा को। तो आम में ए से क्या बनेगा? आंध्र प्रदेश। कब बन गया था? 1953 में। गुन्हा में जाकर के एच से क्या बनेगा? हरियाणा। कब बन गया था? 1966 में। हिमाचल प्रदेश। गुन्हा है में क्या बनेगा? हिमाचल प्रदेश। कब बन गया था? 1971 में। हिमाचल कब बना था? 1971 में। और मेघालय कब बन गया था? 72 में। और गुनाह होने के बाद क्या होता है? सिक्किम। तो सिक्किम कब बना था? 1975 में। अब आपका क्वेश्चन नंबर 41 क्लियर हो गया कि भाई कैसे आपको क्रोनोलॉजी ऑर्डर लगानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 में फिर से पूछा गया है कि आप सीक्वेंस लगाइए। सीक्वेंस लगाइए तो 2013 में आपसे पूछा गया है। अब आपको सेम वही फॉर्मूला रिपीट करना है। आम इंसान होना गुनाह है। मेघा जी। गर्मी होनी चाहिए मंत्री जैसी। गर्मी होनी चाहिए मंत्री जैसी। देखो सबसे पहले क्या हो जाएगा? गुन्हा में एन से क्या बनेगा? नागालैंड। तो नागालैंड तो सबसे पहले आएगा। नागालैंड कब बनेगा? 63 में। नागालैंड के बाद कौन आएगी? मेघा। मेघा बनेगी 72 में। फिर आएगा सिक्किम 75 में। और अरुणाचल प्रदेश कब बना था? 1987 में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्लियर कट बात समझ आ गई? क्वेश्चन नंबर 43 ये कह रहा है कि करेक्ट सीक्वेंस लगाओ डिसेंडिंग ऑर्डर में। चलो भाई करेक्ट सीक्वेंस लगाते हैं। गुन्हा है, ठीक है, क्या है? गुन्हा है। चलो सबसे पहले क्या बनेगा? राजस्थान। राजस्थान तो कब बनना शुरू हो गया था? 1958 में तो कंप्लीट हो गया था राजस्थान बन के। ओके। महाराष्ट्र कब बना? 1960 में। महाराष्ट्र कब बना? 1960 में। राजस्थान कब बना? 1958 में। हरियाणा कब बना? 1966 में। ठीक है भाई। कब पूछा गया था? यूपी पीसीएस ने 2013 में क्वेश्चन पूछा। रट्टा मारो इसको, कुछ नहीं करना है इनको, रट्टा है, रटना है बस। क्वेश्चन नंबर 44। चलो नागालैंड कब बना? 19, जल्दी बताओ 19। नागालैंड कब बना था? सोचो सोचो। 63। झारखंड कब बना? सन 2000 में। तेलंगाना कब बना? 2014 में। और सिक्किम कब बना? 1975 में। ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 44 को भी रिपीट कर लोगे, याद कर लोगे। अब चलते हैं थोड़ा आगे। क्वेश्चन नंबर 45 ये कह रहे हैं कि कितने स्टेट्स थे इंडिया में जब 1948 में हम आज़ाद हुए थे? कौन कौन से स्टेट थे इंडिया के? ठीक है। तो उस टाइम पे हमारे पास 14 स्टेट थे और क्या था? 8 यूनियन टेरिटरीज थी। क्लियर कट बात समझ आ गई? अब चलते हैं आगे क्वेश्चन 46 पे। इन्होंने पूछा है कि कोई एक चीज़ गलत लिखी हुई है, उसको पहचानो। इन्होंने कहा है ऑप्शन नंबर 1 में कि जो स्टेट ऑफ मैसूर है ना, इसको हमने तमिलनाडु बनाया। जी नहीं, गलत लिखा हुआ है। स्टेट ऑफ मैसूर को, मैसूर आज भी किस में है? कर्नाटका में है। तो मैसूर किस में है? कर्नाटका में है। तो इसको हमने तमिलनाडु कैसे बनाया? बिल्कुल नहीं बनाया। ठीक है। ऑप्शन नंबर 2
गोवा को सेपरेट किया था हमने दमन एंड दीव से, बिल्कुल सही बात है और ये फैक्ट है, इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये। गोवा को हमने सेपरेट किया था दमन एंड दीव से। बॉम्बे जो था, स्टेट ऑफ बॉम्बे जो था, उसको हमने दो भागों में बांट दिया था, उससे एक हमने गुजरात बनाया और एक महाराष्ट्र बनाया, और दोनों को एक ही साल में बनाया। हिमाचल प्रदेश पहले यूनियन टेरिटरी हुआ करता था, बिल्कुल सही बात है, हिमाचल प्रदेश पहले क्या हुआ करता था, यूनियन टेरिटरी, उसको हमने क्या बनाया, स्टेट बनाया। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 46 है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना इसको, ठीक है, याद रखना है ये सारी चीज़ों को। और ये कब पूछा गया है, ये पूछा गया राजस्थान में 2016 के पेपर में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे फैक्ट्स हैं, आपको बुक्स में भी नहीं मिलेंगे ये फैक्ट्स, इतने अच्छे फैक्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 47, इन्होंने कहा है कि ये जो कमीशन था रीऑर्गेनाइजेशन करने के लिए, उसको कब इस्टेब्लिश किया गया था, लैंग्वेज के बेसिस पे। तो उसको एक्चुअली में क्या था, ये 1953 में बनाया गया था। ये कब बनाया गया था, लैंग्वेज के आधार पे 1953 में। इसी के थ्रू हमने क्या बनाया था, आंध्र प्रदेश को बनाया था। क्या बनाया था, आंध्र प्रदेश को बनाया था। 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन तो बनाया गया था, लेकिन वो लैंग्वेज के आधार पे नहीं था अलग करने का काम, उसका काम लैंग्वेज के आधार पे अलग करना नहीं था। समझ आ गई बात। क्वेश्चन नंबर 48 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने कहा है कि जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन था, जिसको कि इंडियन गवर्नमेंट ने 1953 में बनाया था, ठीक है, इसमें कौन कौन लोग थे, एक तो फजल अली साहब थे, एक पनिक्कर साहब थे और एक कुंजरू साहब थे। अब देखो, सिंपल याद रखने का इसकी एक ही ट्रिक है। क्या ट्रिक याद रखनी है, फजल पानी पी रहा था कोने में जाके, पानी पी रहा था कोने में जाके, बस फजल पानी पी रहा था कोने में जाके। तो सबसे पहले फजल से क्या याद आ जाएगा आपको, जस्टिस फजल अली। पानी से क्या याद आ जाएगा, पनिक्कर, KM पनिक्कर। और कोने में जाकर के क्या याद आ जाएगा, हृदयनाथ कुंजरू। ये तीन लोग थे उस कमीशन में बस। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है, ठीक है। और उसको अगर आपको बहुत अच्छे से आपको समझना है और पढ़ना है, तो आप इसका एक्सप्लेनेशन एक बार जरूर पढ़िएगा रोक के, ये हुआ क्या था, ये था क्या, ठीक है। ये राजस्थान ने 2023 में पूछा था कि कौन कौन लोग थे जिन्होंने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन में काम किया था। तो फजल अली, पनिक्कर और कुंजरू, ये तीन लोग थे। क्वेश्चन 49, छत्तीसगढ़ PCS ने भी ये पूछा था कि कौन था जो 1956 के स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में मेंबर नहीं था। देखो, फजल पानी पी रहा था कोने में जाके, तो फजल अली भी थे, पनिक्कर साहब भी थे और कुंजरू साहब भी थे। कौन नहीं था, पटाभी सीतारामैया साहब उसमें नहीं थे। क्लियर कट बात समझ आ गई, पटाभी सीतारामैया साहब उसमें आंसर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 50, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लिंग्विस्टिक बेसिस पे कब बनाया गया, तो क्या था नाम उसका, 1956 में। समझ गए, कब बनाया गया, 1956 में। क्वेश्चन नंबर 51 भी सेम चीज बोल रहा है कि स्टेट्स को रीऑर्गेनाइजेशन करने का बेसिस के लैंग्वेज के आधार पे क्या था, 1956 का साल था। इसको स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बोलते हैं। और किसके अंडर बना था, फजल अली पानी पी रहे थे कोने में जाके, तो फजल अली, कुंजरू और पनिक्कर साहब। क्वेश्चन 52, पहला स्टेट कौन सा था जिसको लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट बनाया गया, आंध्र प्रदेश। कौन था, आंध्र प्रदेश। कब बनाया गया था, 1953 में। इसको लिंग्विस्टिक बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे अलग कर दिया गया था। क्वेश्चन 53 भी सेम बात कर रहा है कि पहला स्टेट कौन था जिसको लैंग्वेज के बेसिस पे बनाया गया, वो था आंध्र प्रदेश। कौन था, आंध्र प्रदेश। सिंपल चीज समझ आ गई। क्वेश्चन नंबर 54 ये पूछ रहा है कि आंध्र प्रदेश जो है उसको क्रिएट किया गया लैंग्वेज के बेसिस पे किस साल में, 1953 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 देखो, क्वेश्चन नंबर 55 छत्तीसगढ़ PCS ने 2021 में पूछा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन लग रहा है। देखो, इन्होंने पूछा, स्टेटमेंट 1 दिया, जस्टिस फजल अली, KM पनिक्कर और कुंजरू साहब मेंबर थे कमीशन के। सही बात है। कमीशन ने सपोर्ट किया कि बॉम्बे को बांट दो और पंजाब को बांट दो। जी नहीं। क्यों, क्योंकि ये कमीशन 1953 में बन गया था और बॉम्बे कब बटा, 1960 में जाकर के। ऑप्शन नंबर 3, एज पर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 पास बाय पार्लियामेंट 14 स्टेट बनाए गए और 6
सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेट बनाए गए, यानी कि यूनियन टेरिटरी बनाई गई। तो ये तो हम बार बार रिपीटेड पढ़ ही रहे हैं कि 14 स्टेट और 6 यूटी बनाई गई। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या है, सही है। तो आंसर क्या होगा, 1 और 3। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। चलो क्वेश्चन नंबर 56 ये पूछ रहा है कि इंडियन स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कब बनाया गया, 1956 में बनाया गया। अब ये कह रहे हैं कि कैपिटल जो थी, कैपिटल किस स्टेट की रीनेम नहीं की गई। देखो ये नीचे एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है, एक बार इसको पढ़ लेना। तमिलनाडु की पहले कैपिटल होती थी मद्रास, अब बन गई चेन्नई। वेस्ट बंगाल की होती थी कैलकाटा, वो बन गई कलकत्ता। महाराष्ट्र की होती थी बॉम्बे, ये बन गई मुंबई। पौंडुचेरी की होती थी पौंडीचेरी, अब ये बन गई पुडुचेरी। कर्नाटक की होती थी बेंगलोर, अब ये बन गई बेंगलुरु। केरल की होती थी त्रिवेंद्रम, अब ये बन गई त्रिवंतपुरम। तो ये जो पुराने नाम है ना, ये आप एक बार याद कर लेना, समझ लेना, पढ़ लेना, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना बचे। 2 मिनट रोक करके समझ लेना कि पहला पुराना नाम क्या था और नया नाम क्या बनाया गया। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 ये कह रहे हैं कि नागपुर सेशन हुआ था 1920 में कांग्रेस का। वहाँ पे प्रोविंशियल जो कांग्रेस कमेटी थी वो कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई थी लिंग्विस्टिक बेसिस पे। भाई जब नागपुर सेशन 1920 में हम आज़ादी के लिए लड़ रहे थे तो लैंग्वेज समझ नहीं आएगी। बंगाल का नेता अगर बिहार में जाके कोई भाषण देगा तो उनको बंगाली कैसे समझ आएगी। तो इसलिए मजबूरी थी उन लोगों की। लॉजिक सोच के देखो कि प्रोविंशियल कमेटी अगर है तो वो लैंग्वेज के आधार पर बनाई जाएगी ना। बंगाल की एक अलग, बिहार की एक अलग, उत्तर प्रदेश की एक अलग, हरियाणा की एक अलग। ऑप्शन नंबर 2 क्या बोल रहा है, 1948 में कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया था इस डिमांड को कि भाई प्रोविंसेस को लिंग्विस्टिक बेसिस पे फॉर्मेशन किया जाए। ये पॉसिबल नहीं था। ये सही बात है, कांग्रेस रिजेक्ट कर देगी। क्यों कर देगी, वो रिजेक्ट इसलिए कर देगी क्योंकि अगर लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनाने लगे तो 10,000 स्टेट बन जाएंगे। हमें इंडिया को बांटना नहीं था, हमें इंडिया को जोड़ना था। तो ऑप्शन 1 भी लॉजिक के हिसाब से सही कह रहा है और ऑप्शन 2 भी लॉजिक के हिसाब से सही कह रहा है। तो आंसर होगा बोथ A और B। और इस तरीके से आपका स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के जितने फैक्ट्स थे, जितने कॉन्सेप्ट थे, वो आपके कंप्लीट हो गए।